हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेरी थी सर। हाँ, बोलो बेटा। सर जैसे हम जब पेपर दे देते हैं तो हम ओएमआर जब फिल करते हैं हाँ। तो सर एक तो उसमें टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं 180 क्वेश्चन को जब हम फिल कर रहे होते हैं ओएमआर में। और अच्छा। इसके अलावा सर कई बार होता है कि बबलिंग हम गलत कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन की, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। अच्छा। तो सर आपसे पूछना था कि अगर जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया है, पहले का चौथा हो गया, तो हम्म। हम ओएमआर में चौथे पे एक सिंगल लाइन खींच देते हैं, उससे हमें बाद में पता रहेगा। अगर इन केस हमें अगर चेंज करना होगा ऑप्शन, हम्म। डी की जगह हमें ए लगाना है, तो हम ए हम्म। कर देंगे, क्योंकि हम्म। सिंगल लाइन को मशीन डिटेक्ट नहीं करेगी सर। हम्म। तो सर ऐसा सही है क्या? देखो, टेक्निकली ये इशू जो हो गया, ये टेक्निकली हो गया। मैंने कभी, हमारे टाइम तो ऐसा पेपर होता नहीं था, हमारे तो ऑफलाइन होता था। ये अब आप लोगों के स्टार्ट हुआ है, तो इसमें टेक्निकली क्या हो सकता है कि भाई आप अगर वो लाइन लगा देते हो और वो मान लो कि वो उसको लाइन लगाने से रीड नहीं करता है, तब तो दिक्कत है। रीड करता है तब तो दिक्कत है, अगर रीड नहीं करता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप आगे जा सकते हो। तो वो आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि सपोज एक एग्जाम में आपने कर लिया, या दूसरा ये है कि जो फाइनल अपना सॉफ्टवेयर है जहां आपने अभी टेस्ट दे रहे हैं सपोज, हम्म। ये और जो फाइनल जहां एनटीए वाला होगा, एनटीए वाले और उसमें क्या डिफरेंसेस है। पर मुझे लगता है कि अभी आप लोगों का तो क्लियर नहीं है, अभी तो ऑफलाइन ही है। हाँ नीट ऑफलाइन वाला ही है। तो ऑफलाइन ही है, कोई ऑनलाइन तो है नहीं अभी क्लियर। तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते तो इश्यू हो सकता था। तो इसमें आप एक तो हेल्प ये ले सकते हो कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं ना, उन्होंने एग्जाम दिए हैं उस पे, एनटीए पे, कोई अगर फ्रेंड हो तो उससे हेल्प ले सकते हो। दूसरा, अपने वाले जो सिस्टम में अभी टेस्ट होंगे स्टार्ट आपके, अभी हो रहे हैं, या एनटीए ने भी वो मेरे ख्याल से वो जो वेबसाइट तो डाल रखी है ना, वो टेस्ट लेती है, वो भी तो इसी पे लेती है ऑनलाइन। हाँ सर एनटीए का जो ऑनलाइन। है ना, उसमें आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि ऐसा करने से वो क्वेश्चन चेक हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर वो मान लो आपने टिक कर दिया और वो चेक ही नहीं कर रहा उसको, फिर तो लॉस है। और अगर उसको रीड ही नहीं कर पा रहा है और आप फिर बाद में ये कर दिया सही, तो फिर आप गो थ्रू कर सकते हो उसके अंदर। सर मैं इसलिए कह रहा था ना, क्योंकि हमारे जब हम कैलविन में टेस्ट दिया करते थे, तो हाँ। हमारे कैलविन मशीन तो हमारे कैलविन में भी है ओएमआर चेक करने की, है ना? हाँ। तो सर हम मैं कह रहा था सर आप एक बार चेक कर लो सर, ऐसे मतलब ट्राई नहीं कर रहा वो डिटेक्ट, फायदा हो जाएगा सर हमारा। नहीं तो आप एक पेपर में, मेरे पास तो अभी तो घर से कर रहे हैं ना अभी सारे काम अपने, तो अभी मेरे पास तो वो हो नहीं पाएगा। या तो आप मधु मैडम को फोन करके ये बात पूछना, आप उनसे पूछना। आप कौन से सेंटर से हो, इसी से हो ना, यमुना यमुना विहार विहार से। वाले से? हाँ, यस। तो आप मधु मैडम का नंबर है ही आपके पास, हाँ है मेरे तो पास। वो चेक करते हैं शायद, आप उनसे पूछना ये बात, तो वो आपको ज्यादा हेलो। क्लियरिटी से आंसर दे पाएंगे। हेलो। ओके। हाँ, हेलो। सर वो सिंगल लाइन भी रीड करेगा, बिल्कुल करेगा। सिंगल लाइन रीड करता है ना वो? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग में जाएगी वो। हाँ हाँ, तो बेटा ये देखो, ये अभी टेक्निकल पर्सन कह रहे हैं कि आप अगर सिंगल लाइन भी करोगे तो वो आपका रीड हो जाएगा और फिर वो आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो इसका मतलब वैसा नहीं कर सकते हम। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। आज मैंने बोला था कि अगर हमारा क्लास आ गया तो आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लाया हूँ आपके लिए, तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ हम।
ये देखो बेटा, एक प्रॉब्लम है मेरे पास। ए डायटोमिक मोलिक्यूल, ए डायटोमिक मोलिक्यूल has a dipole moment of 1.2 dBi, 1.2 dBi if the bond distance is, if the bond distance is 10 raised to power minus 12 picometer, the fraction of charge, the fraction of electron charge that exists in each atom is, केमिकल बॉन्डिंग में जो डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं उसका प्रॉब्लम है। ऑप्शन है 0.25, 0.50, थर्ड 0.33 एंड फोर्थ 0.75। 0.25 0.25 आया है। और किसी का आंसर देखो, शमी ने दिया आंसर 0.25। A diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 dBi if the bond distance is 10 raised to power minus 12 picometer, the fraction of electronic charge जो आपको निकालना है that exist in each atom। किसी और का बेटा आंसर? सागर, एहसान अली आए नहीं आज, आमिर, ये डायटोमिक 0.25 आ रहा है, 0.25। लेट्स सी, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ए और बी एक बॉन्ड है, इसमें पोलैरिटी है बॉन्ड में, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चार्ज आया है और इससे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, पोलैरिटी आ गई है इस बॉन्ड में। और डाइपोल मोमेंट जो भी ये होता है ये आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, ये 1.2 dBi आ गया। अब अगर हमें क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, उसी से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये आयनिक कैरेक्टर ही है प्लस माइनस जो आ रहा है, तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन की थीम समझनी है। it is talking about the percentage ionic character, and you know percentage ionic character can be calculated with the help of dipole moment mu experimental divided by mu theoretical into 100। फ्रैक्शन लेना है तो 100 मत लेना, फ्रैक्शन कह रहा है तो 100 मत लेना, परसेंटेज हो तो 100 ले लेना। एंड म्यू एक्सपेरिमेंटल, ये फार्मूला क्या बनेगा आपका, म्यू एक्सपेरिमेंटल और म्यू थियोरेटिकल क्या बताया हुआ है आपको, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का प्योर लेना है तो क्यू इंटू डी, क्यू कितना, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू डिस्टेंस लेना है सेंटीमीटर के अंदर आपको। तो अब आपका म्यू एक्सपेरिमेंटल गिवन है, देखो म्यू एक्सपेरिमेंटल आपका है 1.2 dBi, ये गिवन है 1.2 dBi गिवन, 1.2 dBi गिवन है। अब थियोरेटिकली निकालो, देखो क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में होगा 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 ESU इंटू डिस्टेंस लेना है आपको। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम करवाए थे, इसलिए उस देखो स्टूडेंट ने जल्दी आंसर दे दिया, उसने इसका मतलब अच्छा प्रैक्टिस किया है इस पे। डिस्टेंस दे रखी थी, डिस्टेंस कितनी दी हुई है बेटा, 1.2 है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस कितना था आपका, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा 10 रेज टू पावर माइनस 12। हाँ डिस्टेंस दे रखा पिकोमीटर, इसको बेटा सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें, तो पिकोमीटर क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर, ये आ गया 10 रेज टू पावर 12। पिको का मतलब होता है 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर माइनस 2 है, 12 है, 12। और पिको का मतलब भी कितना होता है 10 रेज टू पावर माइनस 12।
और मीटर जो होता है, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें सेंटीमीटर में करना, पिको हट गया, सेंटीमीटर हट गया, तो ये क्या, 10⁻⁻12 पिको। ये -12 इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है? चलो करते हैं, अभी एक बार करने दो, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे कि 10⁻⁻12 सर पिकोमीटर नहीं आएगा है। सर, ये -12 पी -12, ये 10⁻⁻12 है ना, तो अगर ये 10 इसका मतलब ये वैल्यू मुझे फर्क लग रहा है, 10⁻⁻12 ये आ गया। पिकोमीटर लोगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, पिको कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है, मीटर हो गया, मीटर में सेंटीमीटर हो गया 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से तो ये हो जाएगा 10⁻−24, -20 हो गया ये तो। सर। हाँ हेलो सर, हाँ हाँ, बोलो, सिर्फ सुन रहा हूँ। पिकोमीटर, सिर्फ पिकोमीटर रहेगा। हाँ, 10⁻⁻12 नहीं आना चाहिए ना ये क्वेश्चन में। यस सर, 1 यस सर। पिकोमीटर होगा तभी सोल्व होगा ये। हाँ सर। 1 पिकोमीटर, वही तो प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मान लो 1 करके देख लेता हूँ मैं, 1 पिकोमीटर, अगर 1 पिकोमीटर ले लेंगे तो 1 इंटू 10⁻, पिको की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻12, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻−1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है, तो डायरेक्ट भी रख सकते हो 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखोगे आप, तो 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1.2 डिवाइड, और ये 4.8 इंटू 10⁻20 को 10⁻−2 और 10⁻−18 लिख दो, ESU सेंटीमीटर। इससे क्या होगा, 18 और 20 जो इतना ESU सेंटीमीटर होता है वो 1 डिवाइड के इक्वल होता है, तो 1 डिवाइड से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 1.2 डिवाइड, सिंस ये भी सारे प्रॉब्लम ही है आपके, 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड। तो डिवाइड से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, यूनिट सेम हो जाएगी, 4.8 इंटू 10⁻−2 डिवाइड, डिवाइड से डिवाइड कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो 12 2 जा 48, ऊपर चला जाएगा ये 100, तो 100/2, तो 100/2 कितना आ जाएगा, 50%। अगर ये, अब ये डिपेंड करेगा कि इसका मतलब एक तो क्लियर है, इट इज़ वेरी क्लियर पॉइंट कि डिस्टेंस इट नॉट पॉसिबल 10⁻−12 पिकोमीटर, ये 1 पिकोमीटर या 2 पिकोमीटर जितना भी हो, तो उससे सोल्व कर लेना। जैसे 1 पिकोमीटर लोगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, इसकी जगह 2 पिकोमीटर लिया तो यहाँ 2 और आ जाएगा आपका, 2 और आ जाएगा तो फिर 20% आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 20%। तो आपको पॉइंट क्या जाना है, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट क्या फार्मूला यूज कर सकते हो, नाउ वी कैन से दैट, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट बनाओगे बेटा, तो डायरेक्ट में बस ये याद रख लेना, कुछ मत, अब इतना लंबा चौड़ा नहीं जा रहे, मैं हिंट दे रहा हूँ लास्ट में, जब भी परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर या फ्रैक्शन निकालना हो आपको, परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं हो तो 100 छोड़ देना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जब कभी भी देखना हो आपको, आयनिक, सर पर 4.8 तो 4 टाइम्स होता है ना 1.2 के। है, अच्छा ये क्या मैंने जो गलत किया है क्या इधर, हाँ वो काट लेना, यस सही सर। कट, हाँ वो कैलकुलेशन कर लेना बेटा सही। तो ये आपका है आयनिक, हेलो हाँ सर, वो दोबारा एक्टिव हो गया पेन। नहीं वो तो एक्टिव हो रहा है, वो तो अभी नहीं पकड़ेगा वो, क्योंकि उससे चल रहा है ना, ये अभी पकड़ेगा नहीं, वापस चला जाएगा इसको करेंगे तो अपने। पेन नहीं है, लेकिन इसने वो इरेजर पकड़ लिया ना, उसको क्यों नहीं छोड़ रहा है ये। मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको टच।
आयनिक कैरेक्टर हो गया। तो आयनिक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है ना बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ। Yes, आप sir. जब भी सोल्व करोगे बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आप डायरेक्ट ये याद रखना, जो भी आपको डिब्बे में म्यू दे रखा हो एक्सपेरिमेंटल वो यूज करना, और नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें 4.8 इंटू 10⁻⁻, ये कितना है, -10। ये मैंने क्या किया है ऊपर, अच्छा ये तो सॉल्यूशन किया, ठीक है। 4.8 10 - 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये डिस्टेंस जो रखनी है ये आपको सेंटीमीटर में रखनी है। और बाद में आपने क्या करना है, 10⁻⁻8 18 ESU सेंटीमीटर को 1 डिबई के इक्वल कर देना है। तो पहले ESU और सेंटीमीटर में डिस्टेंस रख दो, इसको डिबई में कन्वर्ट कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट आएगी तो फ्रैक्शन आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कितना आया था हमारे पास, ये कितना आया था हमारे पास, 1.2 डिवाइड 4.8 10 - 2 इंटू 10 - 18। तो 1.2 से हमने निकाला था तो हम कह रहे थे कि ये 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया, तो ये 10⁻² ऊपर चला गया। तो अगर ऊपर चला गया तो 4.10 - 18, तो ये 100 आ गया, तो 150 तो नहीं हो सकता था ना, इसका मतलब इसमें डेटा में तो गड़बड़ी है। ये परसेंटेज कैसे आया है? सर 100 पिकोमीटर होगा। हाँ कुछ उसका वैल्यू में फर्क है, एटलीस्ट जो भी होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिकली ठीक नहीं है ये वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन 50 नहीं होता मेरे पास जो। हाँ सर ये वैल्यू में कुछ दिक्कत थी, इसलिए सिर्फ मैंने सर वो लिए डिजिट, पावर में नहीं गया, डिजिट में गया तो उससे आंसर आ गया। हाँ नहीं देखो, इसके अंदर ये है कि ये यहाँ तो ये जो होगा 10⁻⁻12 है, 10 पिकोमीटर है, कुछ ना कुछ वैल्यू में फर्क है ये, यहाँ तो ये 10 पिकोमीटर या कुछ भी पिकोमीटर हो सकता है ये। तो आप कैलकुलेशन इस हिसाब से करना। मैं जैसे एक प्रॉब्लम और दे देता हूँ, क्लियरिटी आ जाएगी उसमें। एक प्रॉब्लम और बना लो ऐसा, ये लिखो, सपोज dipole moment of AB molecule is 2.4 dBi. Calculate the percentage ionic character. Calculate the percentage ionic character if AB distance is 1 एंगस्ट्रॉम। सपोज ये प्रॉब्लम दे दिया, अब इसको बनाओ, देखो 0.5 50%। क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सीधा सा आ जाएगा, देखो ए बी का कितना हो गया 2.4 डिवाई, नीचे वाला देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इतना और इतना AU1 डिवाई से कैंसिल हो गया, ये 2.4 से कितने पे चला गया, 2 पे, तो 1/2 मतलब 0.5 फ्रैक्शन आ गया। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 इंटू 100 50% आ गया। तो इस कंपाउंड में परसेंटेज कैरेक्टर आयनिक भी 50 होगा, कोवलेंट भी 50 होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट दे रहा हूं प्रॉब्लम आपको, most effective overlapping is, most effective overlapping is, ऑप्शन है हमारे पास A sp2 sp2, B ss, C sp3 sp3, एंड D sp sp ओवरलैपिंग। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले इस प्रॉब्लम में। मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज sp2 sp2, ss, sp3 sp3 या sp sp। क्या आंसर दोगे बेटा? व्हाट विल बी योर आंसर? डी। सी। कुछ बच्चों का डी आया, कुछ का सी आया।
डी आया, डी बी, डी इसका भी डी आया, सर सी। सी आया। देखो बेटा, इसका मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, फिर इजीली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने लग जाएंगे। देखो, इसमें दो बातें होती हैं। एक होते हैं हमारे पास प्योर ऑर्बिटल, और एक होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल से हमेशा ज्यादा डायरेक्शनल हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा आपको हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। अब प्योर ऑर्बिटलों में देखेंगे तो प्योर ऑर्बिटल में जितना हमारे पास डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा, या हम ये कहेंगे जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा, उतनी ओवरलैपिंग बेस्ट होगी। अगर प्योर ऑर्बिटल है, जैसे मान लो आपका एस एस ओवरलैपिंग कर रहा है, तो उससे बेस्ट आपकी ओवरलैपिंग होगी एस पी, और उससे बेस्ट ओवरलैपिंग होगी पी पी। तो जितना एस परसेंटेज, यहां पर देखो एस परसेंटेज 50% है, या ये क्या आ गया, एस पी, एक एस से पी है, तो यहाँ कितना हो गया 100% एस कैरेक्टर। यहाँ एस और पी है तो 50%, और यहाँ एस कैरेक्टर 0 है। तो जितना एस परसेंटेज कम होता जाएगा, उतना ओवरलैपिंग इफेक्टिव होता जाएगा प्योर ऑर्बिटल में। बट अगर बात आती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें जितना एस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतनी ओवरलैपिंग बेस्ट होगी। इसमें जितना एस परसेंटेज कैरेक्टर, क्योंकि एस परसेंटेज यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस के क्लोज देखा जाता है। एस परसेंटेज इंक्रीज होने से हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा, जहां बिल्कुल उल्टा होगा। देखो, प्योर से एस परसेंटेज कम तो ओवरलैपिंग बेस्ट, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो एस परसेंटेज जितना ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट यू कैन लर्न समथिंग एक्स्ट्रा इन दिस क्वेश्चन। तो एस परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, यहाँ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लो ओवरलैपिंग आप कर रहे हो, एक ऑर्बिटल ले रहे हो आप, सपोज sp3 एक ऑर्बिटल ले रहे हो आप sp3 एक ऑर्बिटल ले रहे हो आप सपोज sp2 एक और ले रहे हो आप sp। तो इसमें देखो, इसके अंदर और इसके अंदर, चाहे एक वाला ही उठा लें, एक एस कैरेक्टर जो होगा 25% है, 75 पी है। अब इधर वाले में ये तो चलो सेम हो गया, sp3 था, लेकिन ये sp2 था इधर वाला, इधर भी sp3 था, तो यहाँ 25%, तो यहाँ पर देखो 33%। अब इसमें दोनों में sp2 ये क्या हो गया, 25 और 33 हो गया, तो यहाँ s देखो 25 नहीं 33, दोनों 33%, और यहाँ देखो 50%। तो इसलिए अब क्या है कि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल हैं। जब भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करो, तब आप कहोगे कि जिसमें एस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। इसलिए दैट्स वाई एसपी जो आपका ज्यादातर लोगों का आंसर था वो सही था, लेकिन लॉजिक भी ध्यान रखना है। ये सही कब है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। तो ये देखो, ये नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब पूरा ऑर्डर दे दूंगा, तो ये देखो, ये सबसे कम होगा एस, क्योंकि प्योर में एस परसेंटेज जितना कम होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, या इनके कंपैरिजन में कम होगा, इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटलों से प्योर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कम होती है, तो एस कम हो गया। अब इन तीनों में देखोगे तो सबसे कम फिर क्या आएगा ऑर्डर, देखो बी सबसे कम, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल है, बाकी सारे हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में एस चेक कर लो, sp3 इसका रीजन क्या होता है एस परसेंटेज का? इसका रीजन होता है कि जितना आपका लार्ज ऑर्बिटल होगा, साइज बोल सकते हो, जितना साइज कम होगा उतनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो sp3 का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए ओवरलैपिंग कम होती है। तो आपसे क्या होगा कि इसमें sp3 साइज बड़े हो गए दोनों के, उससे बेस्ट जो करेगा sp2 करेगा, साइज छोटा हो गया थोड़ा, उससे बेस्ट जो करेगा sp करेगा। सो यू कैन से दैट कि भाई अगर हमारे पास प्योर ऑर्बिटल है तो एस परसेंटेज से देख सकते हैं अपने, हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो साइज से देखेंगे, जिसका साइज छोटा होगा उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो अब देखो चारों का ओवरलैपिंग का ऑर्डर बताओ मुझे, क्या आएगा ओवरलैपिंग सबसे कम किस में होगा? देखो बेटा, सबसे कम ओवरलैपिंग किस में आ रहा है? बी वाले में। उसके बाद किस में आएगा? देखो हाइब्रिड स्टार्ट हो गए, बाकी सारे हाइब्रिड हैं, सी। फिर कौन सा आएगा? देखो ए, और सबसे इफेक्टिव होगा डी।
क्लियर है ये वाला पॉइंट? प्योर Yes, sir. ऑर्बिटल में एस परसेंटेज से, हाइब्रिड ऑर्बिटल में साइज से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा मेरे पास इनऑर्गेनिक का आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेइस एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेइस एसिड? तो लेइस एसिड में फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास PH3 एंड BCl3। दूसरा ऑप्शन है बेटा हमारे पास AlCl3 SiCl4। थर्ड है हमारे पास PH3 एंड SiCl4। फोर्थ है BCl3 एंड AlCl3। लुईस एसिड निकालना है बेटा। क्या आंसर होगा बेटा? Sir, D. सर डी। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। लुईस एसिड का मतलब है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, और अगर दो के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो फिर ये हो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। कंफ्यूजिंग क्या था? कंफ्यूजिंग क्या था कि भाई आपका इनमें देखो फॉस्फोरस है, ये 3 वाले हैं, सिलिकॉन है थर्ड वाला, तो इनके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन अब जो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो तो फिर सिर्फ हमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखना है। इसलिए बोरोन सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट में बोरोन के पास भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, एल्यूमिनियम के पास भी, क्योंकि ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपका आंसर डी है, सही है, डी जाएगा आपका आंसर। मैं क्यों कह रहा हूं इसको? देखो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Yes, sir. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ते हो कि मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री पढ़ते हो। मेटल और लिगेंड में होता क्या है? मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगेंड के पास फुलफिल्ड। इसलिए मिल के क्या बना देते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, मेटल लिगेंड ये वाला बॉन्ड बना देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कोई भी जब कॉम्प्लेक्स बनता है, इन एवरी कॉम्प्लेक्स मेटल एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एंड लिगेंड एक्ट एज लुईस बेस। तो आपको ध्यान होगा कि SiCl4 या SiF4 को आगे फ्लोरीन से रिएक्ट करवाएं तो 2 फ्लोरीन और आ जाते हैं, और क्या बन जाता है? SiF6 2 नेगेटिव बनता है, नहीं बनता है ये वाली स्पीसीज? एक्चुअली मेरा जो है आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन दिस सिचुएशन। ये कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं ले जा। SiF6 बनता है, नहीं बनता है? सिलिकॉन जो होता है वो अपना, बिकॉज थर्ड पीरियड का है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होगा। थर्ड पीरियड वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होते हैं। तो जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे फास्फोरस वाला ही केस देखो, ये चलो ये नहीं देखा होगा, ये तो देखा होगा, PCl6 2 नेगेटिव बनता है, नहीं बनता है? PCl6 नेगेटिव बनता है कि नहीं बनता है? ये वाला बनता है ना। इसका मतलब फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है, इसलिए अपना ऑक्टेट तो क्लोरीन के साथ बढ़ा सकता है ये। तो अगर यहां तो चलो हाइड्रोजन दे दिया, अगर फास्फोरस के साथ क्लोरीन होता, अगर ये PCl3 लिखा होता तो हम कहते हैं कि P अपना ऑक्टेट 6 तक ले जा सकता है और लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे ही SiCl4 की जगह अगर SiF4 लिखा होता, SiF4 जो है वो SiF6 तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी देखना होता है कि जो सेंट्रल एटम है वो वैकेंट ऑर्बिट, मतलब सिर्फ इतना सा फर्क कर देता मैं, SiF4, SiCl6 की जगह SiF4, तो ये भी आंसर हो जाता आपका, दोनों आंसर हो जाते। तो चाहे वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इसको हमने इनकम्प्लीट ऑक्टेट में अप्रोप्रिएट आंसर ये किया। हाँ, सिलिकॉन के साथ ये है कि SiCl6
नेगेटिव बनने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हमने कहा ये नहीं होगा। लेकिन SiF4 होता तो ये आंसर भी होता। इसी टाइप से देखो PH3 की जगह PCl3 होता तो ये भी आंसर होता बेटा आपका, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता था, PCl6 नेगेटिव तक जा जाता था, फिर ये भी हो जाता। लेकिन PH3 है, PH3 नहीं करेगा। इवन मैं तो इसमें जो है PH3 है तो ये एक्चुअली 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये H पॉजिटिव के साथ बनाता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन वाला केस नहीं लिया। बॉन्ड तो 4 बना सकता था हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर दे के बना सकता था, मतलब लुईस बेस की तरह काम कर सकता था हाइड्रोजन के अंदर। तो इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन लगते इजी हैं लेकिन थोड़ा सा ही चेंज होते ही गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट आओ फिर बेटा, देखो इसमें आपको select the correct statement, आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। इसके लिए बेस्ट ये है बेटा कि एक तो देखो, अभी मैं इसके लिए भी बता देता हूं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छी तरीके से पढ़ लो। और अभी क्या किया है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने क्वेश्चन बना के दिए हैं इनको, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी, जितने अंदर एनसीईआरटी से जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो बना के टॉपिक वाइज दिए हुए, और वो आपकी ई काइट्स के अंदर डाले हैं उन्होंने। और शायद अभी आपके पास एक टेलीग्राम आ रहा होगा, नोट किया है सभी ने टेलीग्राम? लेकिन हो सकता है कि आप ये उसमें इनरोल, शायद जो इस साल के बच्चे हैं, नए वाले बच्चे हों, आप भी देखना, वो अवेलेबल होगा ई काइट्स में। सिर्फ मटेरियल देखना कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इनऑर्गेनिक में, वो जरूर कर लेना एक बार। आई होप इट इज वेरी यूजफुल टू यू, एक बार जरूर कर लेना, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके सर। BF3 fume strongly in moist air and is partially hydrolyzed by excess of water। वो इसलिए भी डाले हैं बेटा, मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इनऑर्गेनिक कहाँ से करें, क्योंकि हम किसी भी बुक को ले लेंगे तो बहुत है, विमल प्रकाश है, कुछ और है, लेकिन जमाने भर के क्वेश्चन है उसमें। कई ऐसे हैं जो हमारे काम के ही नहीं है, जो हमारे हमारे तो एनसीईआरटी बेस आने हैं, वो जेडी ली से बने हुए हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन आपके फायदेमंद हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है BF3 इज कन्वर्टेड इनटू BF3 is converted into the adduct BF3 dot H2O and BF3 dot 2H2O। with small amount of water at low temperature। देखते जाना, एक एक पॉइंट को आप साथ साथ में सोचते जाना। थर्ड पॉइंट इज दिस बेटा, H3BO3 is a weak acid but HBF4 is a strong acid, और ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? इनमें करेक्ट स्टेटमेंट करना है आपको। सेलेक्ट द करेक्ट। 3 BF3 converted adduct BF3H2O and BF4H2O, ये करेक्ट, ये 3 करेक्ट है। H3BO3 वीक एसिड एंड HBF4 स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्ड। और किसी का बेटा आंसर? सर थर्ड। थर्ड तो आ गया बेटा। थर्ड के अलावा कोई आंसर देना चाहता हो?
क्या हो सकता है, सोचो। बाकी लोग आंसर दो भाई, बोलो, कुछ बोलो। मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन आप बताओ एक बार। बेटा ये देखो, प्रॉपर्टी बेस है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे ही पॉइंट सही हैं, ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट, बिकॉज यहाँ तो आपको क्लियर है, ये तो बहुत बार पढ़ते ही हो आप, इसमें तो सर कोई डाउट ही नहीं था। H3BO3 वीक एसिड होता है, और H3BO3 को वीक, आपने ये नहीं पढ़ा था, वीक मोनोप्रोटिक लेइस एसिड है। तो ये क्या वीक मोनोप्रोटिक लेइक एसिड है। और HbF4, तो अभी मैंने बताया था कि HbF4 स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि H4 पॉजिटिव और B4 नेगेटिव होगा, तो ये किसके, आरएनएस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आरएनएस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, H पॉजिटिव दे देगा। तो ये पॉइंट तो खैर ठीक था, लेकिन अब ये इसके पास, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वाटर के साथ भी तो अटैच हो ही सकता है, BF3H2O ले ही सकता है, BF3H2O आ ही सकता है ये आपका, तो BF3, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोलाइज हो सकता है BF3, तो वाटर अपना ले सकता है H2O। तो BF3 एंड BF3 2H2, फिर वाटर और भी सराउंडिंग आ सकते हैं, क्योंकि जैसे BF3 अटैच करेगा H2O के साथ, तो BF3H2O न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये H2O अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पार्ट क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन मिल गए नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो आगे वाटर अटैच हो सकता है। और BF3 फ्यूम स्ट्रॉन्गली इन मॉइस्ट एयर एंड इट इज पार्शियली हाइड्रो, ये अभी बात की है हमने, वाटर जब लेते हैं तो पार्शियली हाइड्राइड वाटर ले लेता है। तो सारे आंसर देने हैं बेटा इसमें। ये ऐसे पॉइंट जो मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, जितना उसको याद करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट आ जाओ, इन CH3 twice SO oxidation state of sulfur is -4 +2 0 -2। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं DMSO, काफी इंपोर्टेंट, ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, कई बार तो ये लिखा हुआ आ जाएगा सिर्फ DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटोन नहीं देता, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 SN2 रिएक्शन में करते हो, DMSO यूज करते हो आप, डाई मिथाइल सल्फो। क्या आंसर आएगा इसका, सल्फर का? क्या बोल रहे बेटा, रिपीट करोगे? और 0। और किसी का आंसर? एक 0 लगा दिया मैंने। किसी और का आंसर? देखो जी, ये डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड है। आई ऑलवेज प्रेफर यू कि आप हमेशा स्ट्रक्चर से निकाला करो, फार्मूले से मत निकाला करो, ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकाला करो। अब स्ट्रक्चर से जब आप निकालोगे तो CH3I ग्रुप जो होता है, अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर सल्फर है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद होनी चाहिए आपको। कार्बन का कितना होता है, सर्किल याद कराया होगा मैंने, सर्किल सब इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज याद कराई होंगी जब मैंने। तो कार्बन, सल्फर और आयोडीन की बेटा सेम है, हाइड्रोजन फास्फोरस की सेम है, तो इनकी सब की सेम होती है, 2.5 होती है। तो इसमें 2.5, वैसे तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम नेगेटिव करते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसको हम जो है पॉजिटिव करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सेम है, बहुत कितना अच्छा प्रॉब्लम है, जरा देखो, कार्बन और सिलिकॉन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इस वाली स्पीसीज पूरी को हम +1 कह देंगे,
CH3 को सल्फर के साथ, और इसके रिस्पेक्ट में इसका सल्फर का आ जाएगा -1। इधर से भी देखो पूरे CH3 को कह देंगे +1 और सल्फर का आ जाएगा -1। इधर सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 2 बॉन्ड है तो -2, इधर से +2, तो सल्फर का ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो 0 आएगा। इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट इज वेरी ट्रिकी। तभी तो एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही देखो, अगर मैं यही क्वेश्चन PS3 के लिए यूज करता हूं, PS3, तो देखो H और P में हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका भी नेगेटिविटी 2.1। लेकिन फास्फोरस और हाइड्रोजन में अब क्या है कि हाइड्रोजन जो आपका है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, लेकिन फास्फोरस ऑलवेज मेटल है। जो मेटल है इसलिए उसको आप जो ये फास्फोरस ऑलवेज नॉन मेटल है, फास्फोरस ऑलवेज नॉन मेटल, और हाइड्रोजन मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है, इसलिए आप इसको मेटल कंसिडर करोगे। अब नॉन मेटल के साथ मेटल, तो इसलिए इसको +1 देंगे, इधर से -1, +1 -1 +1 -1। तो जब आपके ऐसे केसेस कब राइज होते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आती है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आती है तो थोड़ा ध्यान से करना होता है काम, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो डाई मिथाइल DMSO में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो +2 यूज करना है आपने। कैसे करना है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये एक एग्जाम में प्रॉब्लम आया हुआ है, अच्छी प्रॉब्लम है। HgCO SCN4, HgCO4, इसका डायपोल मोमेंट पूछा है उसने, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज, ऑप्शन है आपके पास √3bm, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास √8bm, थर्ड ऑप्शन है आपके पास √15bm, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास √24bm। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सीधा सा पॉइंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है। क्या होगा निकालो। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रूट 15, ठीक है, √15 लगा दिया। और किसी का आंसर? √15 ही आएगा सर। √15 ही आएगा। कैसे आया बेटा √15, कोई बताएगा? रीजन बताएगा √15 कैसे आया? तो CO+2 हो जाएगा और 15 अनपेयर्ड रहेंगे और FeN वीक लिगेंड है। FeN वीक लिगेंड है। देखो बेटा, पहला पॉइंट ये है कि SCN वीक या स्ट्रॉन्ग का केस ही राइज नहीं होता। वीक एंड स्ट्रॉन्ग तभी लेते हैं जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लेते हैं। ये तो टेट्रा 4 वाला आ रहा है, ये किसका आ रहा है? 4 वाला, और कोबाल्ट +2 के अंदर 4 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। हाँ, प्रॉब्लम आपके साथ तब हो सकता था जब ये DsP2 हाइब्रिडाइज होता। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। पहला ये कि जो मर्करी है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब इस दोनों को जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये Hg2 पॉजिटिव और SCN4 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X थायोसाइनेट का -4 = -2, तो X = आ गया +2। तो कोबाल्ट जब कभी भी +2 में हो, और लिगेंड चेक कर लो, कोबाल्ट +2 में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी, और कोबाल्ट +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। तो ये ध्यान रखना है। एक तो कोबाल्ट जब +2 में होता है
तब 4 भी शो कर सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी, लेकिन कोबाल्ट +3 में होगा तो 6 होगा, ये तो हमेशा ही आपका जो होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन +2 में चेक कर लेना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो डेल्टा टी होता है, जो स्प्लिटिंग होती है बहुत कम होती है, आधी होती है लगभग, इसकी 4/9 डेल्टा नॉट ओ होती है। तो इसका मतलब मैं कोबाल्ट +2 में करूंगा तो सारी केमिस्ट्री ले आओ अब आप, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो अब सारा चीज लगा दो आप। इसका मतलब कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +2 है तो D7 केस आ गया। अब D7 के पास बात स्प्लिटिंग देखो, स्प्लिटिंग आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी तो इसके अंदर ये स्प्लिटिंग बड़ी स्मॉल होगी, लेकिन इस बार क्या होगा, T2G ऊपर ऑर्बिटल होंगे और EG ऑर्बिटल नीचे हो जाएंगे। अब आपको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और ये वाला गैप जो होगा टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी वेरी स्मॉल। तो 4 में तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ये स्मॉल ही रहता है, डेल्टा टी वेरी स्मॉल। देन डेल्टा नॉट, सो नो पेयरिंग, तो पेयरिंग करके चल ही नहीं सकते आप। तो इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको, D7 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन आए 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आए तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू N+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो 3 होगा तो 3 और 5, 3 to 5 15 बोहर मैग्नेटॉन। आपका आंसर बिल्कुल सही आया, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान रखना। अगर यही पूछ लेता ना कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ध्यान रखना ये T2G में है, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे करके सोल्व कर लेते तो सब कुछ गलत हो जाता बेटा। ऐसे भी तो आ सकता था 1 2 3 4 5 6 7, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 जरूर आ जाते, तब आप कहते कि 3 में 2 इधर हैं 1 इधर हैं। ये गलत है, क्योंकि ये तो ऑक्टाहेड्रल में होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ही नहीं, वो कॉम्प्लेक्सेस भी टेट्राहेड्रल है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है इसमें। वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो लेते हैं, ये मैंने बार बार जो बच्चों ने मेरे से पढ़ा होगा, मैंने बोला था कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और वो भी जो आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 3D सीरीज मेटल के साथ लेते हैं, क्योंकि 4D 5D के साथ सारे स्ट्रॉन्ग है लिगेंड, और टेट्राहेड्रल के साथ सारे ही वीक लिगेंड है। सर हाँ हाँ बोलो सर, बेटा। जैसे निकल में साइनाइड के साथ लेते हैं, तो सर उसमें तो स्क्वायर प्लेनर लेते हैं, मतलब DsP2। हाँ, वो क्या है कि निकल में जब आप इसके साथ लेते हो तो वो स्क्वायर प्लेनर लेते हो, तो आप जब उसके अंदर निकल, जैसे आपने सपोज ले लिया NiCN4 2 नेगेटिव, तो एक्चुअली इसकी स्प्लिटिंग जो होगी वो निकल जो है, ये Ni+2 वाला साइनाइड के साथ जो लिगेंड आ रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल बनाने का अनसक्सेसफुल जो होता है वो एफर्ट होता है। तो इसलिए आप इसकी जो है वो ये वाली स्प्लिटिंग नहीं होगी, एक्चुअल स्प्लिटिंग होगी ये वाली। ये पहले ऑक्टाहेड्रल होता तो ये वाली स्प्लिटिंग होती ना, मतलब ये ऊपर हो जाता क्या, DX² Y², नोट्स में देखना ये सब करवाया हुआ मैंने, DZ², इधर DXY DYZ और DZX होता है। फिर फर्दर स्प्लिटिंग होती है, अनसक्सेसफुल एफर्ट होता है, 2 साइनाइड पहुंच नहीं पाते, तो फिर फर्दर स्प्लिटिंग होती है, ऐसे किया था हमने। तो उसके अंदर एक ऑर्बिटल ऊपर हो जाता है और Z वाला नीचे। हाँ सर, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट केस रखा था, इसमें अगर साइनाइड होता तो क्या स्क्वायर प्लेनर बन सकता? हाँ, अगर साइनाइड होता तो स्क्वायर प्लेनर हम उसमें ले सकते थे। उसके अंदर साइनाइड होता, स्ट्रॉन्ग होता, वो सारा डिपेंड करता है कि क्या थ्योरी है उसकी, क्योंकि पहले उसका आंसर निकाला गया फिर थ्योरीज दी गई हैं उसमें। तो अब ये वो कोई कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, होता तो आप पढ़ते जरूर, वो थियोरटिकल बात होगी। जो कॉम्प्लेक्स हमें मिले हैं सिर्फ उसको स्टडी करते हैं। तो NiCN4 मिला है तो इसको एक्चुअली ये बिकॉज आपने देखा होगा NiCN6 भी बन सकता है, जैसे आपने देखा होगा NiH2O6 भी बन सकता है, क्योंकि निकिल +2 के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, निकिल +2 में 6 शो करता है और 4 भी शो करता है, 6 और 4 भी शो करता है। अब जो 6 शो करता है तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो 6 ही होगा,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो कितना होगा 6, लेकिन 6 नहीं बन पाया तो 4 बना, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का अनसक्सेसफुल एफर्ट dsp2 हो जाता है। लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो 4 वाला ही बनेगा, sp3 बन जाएगा। उसको आप कोबाल्ट में भी लगा सकते हो, जैसे कोबाल्ट +2 है तो कोबाल्ट में तो +2 है, तो क्लियर ही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, टेट्राहेड्रल बनेगा। और कोबाल्ट में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो इसका कोई अनसक्सेसफुल एफर्ट मिलता ही नहीं, इसलिए करते ही नहीं अपने कोई एग्जांपल इस तरह का कोबाल्ट में। क्लियर। दूसरा देखो, एक चीज और बता दूं मैं, जब इस पॉइंट आ ही गया है तो और डिस्कस कर देता हूं जहां जहां दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। एक ध्यान रखना, आप जनरली H2O को 3D सीरीज अगर कोई मेटल लेते हो, 3D सीरीज, तो ये ध्यान रखना 3D सीरीज मेटल के साथ ही होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में होता है। 3D सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। CO को क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। 3D सीरीज मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, CO क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? बोलते जाओ बेटा, रिवाइज करवा रहा हूं ना। 3D सीरीज के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोबाल्ट को क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग में से आता ही है। CN को क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हैलोजेंस को क्या लेते हो, वीक। वीक। H2O को क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग। NH3 को क्या लेते हो? H2O को जनरली बेटा वीक लिया जाता है, मीडियोकर है, जनरली वीक। और अमोनिया को क्या लेते हो, जनरली स्ट्रॉन्ग। ये तो जनरल ट्रेंड आ गया ना। अब इनमें एक्सेप्शन क्या मिलेंगे, देखो आप ध्यान रखना। अगर आयरन या मैग्नीज वाटर के साथ आ जाएं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएं, तो यहां वाटर को आप वीक नहीं लेना, स्ट्रॉन्ग लेना। स्ट्रॉन्ग करोगे तो इनका पेयरिंग करके निकालना, मतलब इसमें जो बनेंगे पेयरिंग कर दोगे ना तो ऊपर वाले डी खाली हो जाएंगे, तो इनके अंदर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया ना आपने, H2 को वैसे वीक लेते हो, तो यहां पर क्या लोगे आप, स्ट्रॉन्ग लोगे H2O को, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और इसी टाइप से कोबाल्ट है, हाँ सर EDTA स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वीक लिगेंड? EDTA तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बेटा, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है। मल्टी डेंटेड लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, EDTA में तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। जितने भी मल्टी डेंटेड लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन 3D सीरीज के साथ। अब देखो, अगर मैं आपको कोबाल्ट दे देता हूं, कोबाल्ट के नहीं, मैंने यहाँ क्या लिखा, H2 लिखा ना, अमोनिया करो, H2O के साथ अमोनिया और मैग्नीज के साथ अमोनिया। अगर ये अमोनिया आ जाएगा तो अमोनिया आ जाएगा, तो ये देखो हमेशा Fe के साथ या Mn के साथ अमोनिया आ जाएगा। हाँ, तो किसकी तरह काम करेगा, ये वीक की तरह करेगा। बाकी सबके साथ किसकी तरह करता है, वो स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही कोबाल्ट के साथ अगर वाटर आ जाए, कोबाल्ट +3 के साथ अगर वाटर आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हाँ, तो कोबाल्ट H2O के साथ आ जाए तो वो किसकी तरह बन जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग। +2 में आ जाए, ये +3 में आ जाए तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक्सेप्शन ध्यान करना, बाकी जनरल ये लगा देना सब में। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये कह देता हूं, अब मैं आपको ये बोल देता हूं कि मेरे पास इरिडियम है या प्लेटिनम है, कुछ भी ले लेता हूं, या रूथियम है, तो इसके लिए बताओ क्लोरीन कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड करेगा वीक लिगेंड करेगा, हैलोजन मतलब कैसा काम करेगा हैलोजन, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कह दूं वाटर कैसा काम करेगा, सर वीक। बस यही कंफ्यूजन हटाना है बच्चों आपका। जो वीक और स्ट्रॉन्ग की कहानी है ना, वो सिर्फ 3D सीरीज मेटल के लिए है। 3D सीरीज मेटल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है कि स्ट्रॉन्ग या वीक लेते हो, उसमें भी ये एक्सेप्शन है। अगर हैवी मेटल कोई भी आ जाए, कोई भी हैवी मेटल आ जाए, और हैवी मेटल आ जाए कोई भी, तो ये सारे के सारे ऑल लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही काम करेंगे, ऑल स्ट्रॉन्ग, कोई वीक नहीं होगा, सब स्ट्रॉन्ग है। जब क्लोरीन तक आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वाटर तो मिडल का है, तो हैवी मेटल के साथ सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें आप फिर आपका चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए,
6 में सर इसी 6 का अनसक्सेसफुल एफर्ट होगा 4। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो sp3d2 आएगा, ये आएगा d sp2 आएगा। अब एक तीसरा केस और, अभी आता हूं मैं आपकी बात के ऊपर भी आता हूं, आपकी बात भी सुनूंगा मैं, पहले मेरी बात सुन लो, शायद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ही मिल जाएं आपको। अगर मैं तीसरा केस लाता हूं कि मेटल में लेता हूं 3D सीरीज का और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये पता लग जाए मुझे, ये याद करना पड़ेगा, ये इतना इजी नहीं है। 3D सीरीज में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर कोई मैटर नहीं करता, सारे के सारे जो आपके लिगेंड हैं वो आपके इसके जो होंगे वो वीक की तरह ही कंसिडर होंगे। जैसे अभी अपने कोबाल्ट वाला एग्जांपल लिया, और उसमें बिकॉज पेयरिंग ही अलग हो जाएगी, क्योंकि ऊपर T2G हो जाता है, नीचे EG हो जाता है, ये गैप बहुत कम होता है टेट्राहेड्रल में। तो यही रीजन है कि जब आप बनाते हो NiCO4, आप कहते हो कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2 और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जैसे ही आप NiCl4 बना देते हो, आप कहते हो कि सर ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन निकिल का नीचे वाला मेंबर प्लेटिनम ले लेते हो PtCl4, तो अगेन वापस DsP2 पे आ जाते हो। इसका मतलब प्लेटिनम के लिए तो क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ही है ना, तो प्लेटिनम हैवी मेटल में ही तो आया। तो हैवी मेटल के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। हैवी मेटल के साथ हमेशा याद रखना, हैवी मेटल के साथ जितने भी लिगेंड्स होते हैं सारे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, जो 3D सीरीज मेटल है 4D 5D के लिए सारे ही स्ट्रॉन्ग। 3D सीरीज मेटल और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, देन हम याद करते हैं कि भाई कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है। उसमें भी क्या है कि मीडियोकर में आते हैं अमोनिया और वाटर, कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग और कुछ जगह वीक करते हैं। तो इन जनरल वाटर को हमेशा वीक लेके चलो, अमोनिया को हमेशा स्ट्रॉन्ग लेके चलो। और एक्सेप्शन वाले ध्यान रखो कि कोबाल्ट के साथ वाटर आ जाए तो इसको स्ट्रॉन्ग ले लेना है, अमोनिया आयरन और मैग्नीज के साथ आ जाए तो उसको वीक कंसिडर करना। अब बोलो क्या पूछना चाहते थे, बोलो शमी, कुछ पूछना चाहते थे, क्लियर बोलो। होगी ना क्लियर बात डाउट सारी? तो क्लियर हैं? वैसे ये पूछना था प्लेनर जैसे निकल में देखो मिल और बाकी हैवी मेटल में मिल सकता है, और कहीं तो नहीं मिलता? क्या चीज? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर और में मिल सकता है ना, जैसे कॉपर में मिलेगा 3D सीरीज में। जैसे कॉपर के साथ कुछ भी आ जाता है, कॉपर H2O6 आ जाए, ये भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। कॉपर के साथ अमोनिया आ जाए 4, ये भी स्ट्रॉन्ग की। तो कॉपर के वाटर और अमोनिया के साथ सारे कॉम्प्लेक्स ही DsP2 होते हैं। हाँ, कॉपर अगर क्लोरीन, क्योंकि 3D सीरीज का मेटल है, अगर कॉपर के साथ क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोरीन के केसेस में फिर sp3 हो जाएगा, क्योंकि वीक लिगेंड है। लेकिन वाटर और अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, आगे चला जाता है। क्लियर? तो कॉपर के साथ NH3 अमोनिया आ जाए तो तब भी वही DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राइमीन कॉपर और वाटर, तब भी वही DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, चाहे अमोनिया आ जाए चाहे वाटर आ जाए। जब वाटर ही आ गया तो वाटर से तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग ही है ना, वाटर भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसके साथ, तो अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट चलो फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन is correct regarding structure of borax? First, 3 triangular
and one tetrahedral unit. Second, all tetrahedral units. Third, two triangular and two tetrahedral unit for all trigonal unit. Sir, third. All trigonal. Third, Yes, sir. यस सर। इजी क्वेश्चन है बेटा, मेमोरी बेस्ड है, जिसको स्ट्रक्चर याद है वो इजीली कर लेगा। टू ट्रायंगुलर टू टेट्राहेड्रल यूनिट होती हैं। क्या होता है बोरेक्स? तो जनरल फार्मूला बोरेक्स का पूछेगा तो क्या फार्मूला होता है? Na2B4O7 10H2O। लेकिन ये बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर रहा है फार्मूला। एक्चुअल में जो फार्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए आपका B4OH4O5 Na2B4OH4O5 और 8H2O। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, जो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल होंगे बोरेक्स में वो 8 होंगे, 10 नहीं होंगे। इस फार्मूले से लगता है इसे 10 है। ऑप्शन 10 भी आएगा और ऑप्शन आपका 4 भी आएगा। अब दूसरी बात होती है, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर को आपको मेमोराइज करना होता है। B4 है तो वो B4 लगाते हो, B1 2 3 4, बीच में O एडजस्ट करते हो, 1O 2O 3O 4O 5O, बीच वाले O5। अब OH देने हैं 4। तो OH देखो बोरोन की यहाँ पर देखो दो ही वैलेंसी हुई है, तो 3 कर दो वैलेंसी, बोरोन की 3 हो गई यहाँ पर। और बोरोन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। यहाँ 3 पूरे हो गए। अब इनके देखो 3 ऑलरेडी हैं, एक कोऑर्डिनेट बना देगा क्योंकि इसमें वैकेंसी तो है ही। OH OH, तो ये स्ट्रक्चर है, काफी पूछा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में 2 OH नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए 2 Na पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहां पर आप ये देखोगे तो ये जो बोरोन है आपका, दिस बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस बोरोन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। तो दो जो यूनिट हैं आपके sp2 वाले वो ट्राइगोनल हो गए। एंड दो ये देखो 1 2 3 4, ये जो आपके दो दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला है, ये आपके टेट्राहेड्रल हो गए, sp3 एंड sp3 हो गए, टेट्राहेड्रल यूनिट हो गए। तो दो ट्राइगोनल, दो टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, वाटर में डाल दूं, तो जो 3 यूनिट हैं वो BOH थ्राइस, दो 3 तो ट्राइगोन, 2 ट्राइगोनल बार हो जाएंगे और 2 टेट्राहेड्रल बार हो जाएंगे। इसलिए अब क्या हुआ, कुल मिला के ये तो देखो वीक एसिड हो गया। अब ये OH नेगेटिव आयन दे सकता है, BOH4 है तो BOH4 2OH दे सकता है। तो ये दो जो होंगे ये बेस हो गए, बेस हो गए तो एसिड से वर्क करेंगे। तो देखो 2 OH एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 2 HCl या एक H2SO4 यूज करेंगे टाइट्रेशन में। क्योंकि 2 OH एक्स्ट्रा है तो 2 OH को न्यूट्रल करने के लिए 2 आपको HCl चाहिए या एक H2SO4 चाहिए। तो ये भी आ जाएंगे कि हाउ मेनी मोल ऑफ HCl इज यूज्ड फॉर 1 मोल ऑफ बोरेक्स, तो 2। हाउ मेनी मोल ऑफ H2SO4 इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोरेक्स, तो 1। H2SO4 1 ही होगा क्योंकि 2 OH एक्स्ट्रा है आपके पास। एसिड तो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा ना, एसिड तो रिएक्शन करेगा नहीं, करेगा बेस। इन दो बेस में देखो एक BOH4 के पास ये 2 OH एक्स्ट्रा है, तो 2 OH एक्स्ट्रा है, उसी को तो न्यूट्रल करना है आपने। तो आप यहाँ तो HCl लो तो 2 H पॉजिटिव लोगे, H2SO4 में 1 मोल में 2 H हो जाएंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो आपका सही आंसर है बिल्कुल ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल यूनिट होती हैं। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट है जी आपके पास विच ऑफ द सिस्टम पावर। हाँ, ये देखो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ फिर मेरे पास, ये शायद आपके NTA के एग्जाम का है, तो ऐसे जरूर करना आप। ये कह रहा है विच वन ऑफ द following statement regarding helium
is incorrect. Incorrect. First option is it is used to produce and sustain powerful superconducting magnet. Superconducting magnet. दूसरा है it is used to fill gas balloon instead of hydrogen. Instead of hydrogen because it is lighter and non-inflammable. मतलब आपसे इंफॉर्मेशन ही शेयर कर रहा है, और इनऑर्गेनिक में ऐसा ही तो होता है बेटा। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही जो इन्फॉर्मेटिव होगा, और जनरली एनटीए जो दे रहा है उससे रिलेटेड आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, अदरवाइज ये क्या है, मिस हो जाते हैं क्वेश्चन। थर्ड है इट इज यूज्ड फॉर ए क्रायोजेनिक एजेंट। फोर्थ है इट इज यूज्ड एज गैस कूल्ड रिएक्टर। इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है बेटा, देखो इनकरेक्ट। सेकंड है तो सेकंड होगा। सेकंड होगा, इनकरेक्ट होगा सेकंड। तो पता नहीं, पर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। फर्स्ट सही है। देखो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि जो हीलियम वगैरह है ना, ये आपकी अनलिक्विफाइड गैसेस में आती हैं, मतलब इनको लिक्विफाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, हाइड्रोजन और हीलियम को। जो आप गैसियस स्टेट ऑफ मैटर करते हो तो इसमें जेड का जो डायग्राम बनाते हो तो हाइड्रोजन हीलियम का ऊपर ही रहता है। और ऐसी गैसेस जो होती हैं जिनका लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसका ए नेग्लिजिबल होता है। ए नेग्लिजिबल होता है तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होते हैं 8A/27 RB होते हैं, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर होते हैं क्रिटिकल, जहां से इनका लिक्विफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम टेम्परेचर का मतलब यह है कि जहां लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा बहुत कम टेम्परेचर है, तो वो चीज़ें हमेशा कूलिंग का काम कर सकती हैं। तो ऐसी गैसेज जो होती हैं वो कूलिंग का काम करती हैं, और जो कूलिंग का काम कर सकती हैं, देखो फिजिकल केमिस्ट्री से अब इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, जो भी गैसेज कूलिंग का काम करती है उसको क्रायोजेनिक एजेंट बोलते हैं। क्रायोजेनिक एजेंट, क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है कि ठंडा करना, कूल करना। तो ये और ये पॉइंट तो सेम ही हो गया, इसका मतलब ये दोनों चीजें तो ठीक हो गई। दूसरी बात ये है कि जो बैलून्स होते हैं उसमें इनर्ट गैसेज ही तो रखते हैं आप। नाइट्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस भरोगे तो हाइड्रोजन जैसे ही जाएगी, हाइड्रोजन तो फ्लेमेबल गैस है, जैसे ही हाई टेम्परेचर रीजन में पहुंचेगी तो ब्लास्ट हो जाएगा उसका तो हाइड्रोजन का। इसलिए ये इसको हम क्या करते हैं, जो बैलून्स में भरते हैं वो यही इनर्ट गैस, हीलियम वगैरह कोई भी इनर्ट गैस भर सकते हैं। तो हीलियम लाइट भी है और नॉन इन्फ्लेमेबल भी है। तो ये क्लियर कट जा रहा है कि ये आपका सेकंड आंसर तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता। ये एक तो इनर्ट है इसलिए आप बैलून में भर सकते हो, और दूसरा नॉन इन्फ्लेमेबल भी है, जलती नहीं है। ऊपर टेम्परेचर हाई प्रेशर से बैलून उड़ के जा रहा है, यहाँ से पैसिफिक सी से स्टार्ट हुआ, जाके अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका से पहुंच गया जा करके बैलून सपोज अफ्रीका। टेम्परेचर तो चेंज हो रहे हैं कॉन्टिनेंट के। अगर गैसेज इस तरह की होगी नॉन इन्फ्लेमेबल तो चलता जाएगा बैलून। तो जो मौसम वगैरह जो होता है, मौसम का हम जो अंदाजा लगाते हैं किस जगह, तो इन चीजों की हेल्प ही तो लेते हैं। लेकिन देखो ये कहीं आपने नहीं पढ़ा होगा कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में इसका यूज कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं हम जरूर पढ़ते पावरफुल। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में जो है वो तो हम सर क्या यूज, हाँ सर ये एनसीईआरटी में दे रखा है फर्स्ट पॉइंट।
फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या लिखा हुआ है? सर इसमें चारों यूज्ड पॉइंट टू लिखे हैं। प्रोड्यूस हाँ, सर चारों चारों नहीं, तो नहीं, फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल तो होगा, लेकिन पावरफुल मैग्नेट मैग्नेट, बनाने के लिए दे रखा है, सर मैग्नेट दे मैग्नेट। रखा है, यस दे सर। रखा है। यही लाइन दे रखा है, नहीं सर, पावरफुल। ये यस जो सर। सेम ये सेम जो लाइन, सेकंड है सेम ना लाइन। सर, इसमें लाइटर की जगह हैवियर दे रखा है एनसीईआरटी में। हाँ सर। अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर फिल गैस बैलून इंस्टेड ऑफ, उसमें क्या लाइन हाइड्रोजन ही दे रखी है? नहीं सर, लाइन तो सेम है बट ये हैवियर है बस। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट्स लाइटर एंड नॉन इन्फ्लेमेबल, तो वहां इसको हायर दे रखा है। हाँ, तो यस सर। इंफॉर्मेटिव है फिर बेटा, देख लेना, क्योंकि मुझे जो लगता है कि भाई अगर ये लाइटर की जगह, जैसा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है एनसीईआरटी से, फिर देख लेना, क्योंकि ये तो डेंसिटी बेस हो गया ना, लाइटर और हायर, ये तो हम नहीं पता कर सकते, ये इन्फॉर्मेटिव याद ही करना पड़ेगा, लाइटर होगा हायर होगा। अगर यहाँ पर लाइटर की जगह एनसीईआरटी में हाइटर है तो फिर ये सेकंड आंसर हो जाएगा। जो चेंज आ रहा होगा वो वही देख लेना। हालांकि आप एनसीईआरटी में मैंने कभी नोट नहीं किया कि ये वाली लाइन लिखी हुई है, पावर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में कभी ध्यान नहीं दिया। फिजिक्स में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पढ़ते हो आप कई जगह, तो हीलियम का नाम आता है क्या? जैसे फिजिक्स सर में वैसे तो पहली लाइन लिखी हुई है सर एनसीईआरटी में ही। अच्छा, सेम लिखा हुआ है, सेम डिटो ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, तो चेक कर लेना, आपके हिसाब से ये बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइटर की जगह क्या लिखा हुआ है? हायर। सर हैवियर। हैवियर, लाइटर की जगह हैवियर लिखा हुआ है। तो इस अगर लाइटियर की जगह हैवियर है तो यहाँ हैवियर होता तब ये सही होता, अब ये गलत हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा। तो जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है वो यूज करेंगे आप। तो मैंने शेयर कर दिया आपसे क्योंकि मेरे पास इस तरह का प्रॉब्लम आया था अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, चलो कर लेना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर लेना। फिर आ जाओ बेटा आप। ये प्रॉब्लम आया है मेरे पास, माइक्रो कॉस्मिक salt bead test of salt X yields semi translucent mass, therefore it contain number 1 cobalt nitrate, number 2 calcium nitrate, number 3 copper sulfate और नंबर 4 मैग्नीज सल्फेट। Microcosmic salt bead test of salt X yield semi translucent mass, therefore it contain, पढ़ा है? बता देता हूँ बेटा, बोरेक्स बीड टेस्ट तो पढ़ा है ना, बोरेक्स बीड टेस्ट। यस सर। तो जैसे बोरेक्स बीड टेस्ट होता है वैसे ही जो आपकी ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होती है उसमें एक माइक्रोकॉस्मिक साल्ट भी होता है। ये पोटेशियम अमोनियम साल्ट होता है। तो इसको भी जैसे बोरेक्स को गर्म करते हो तो ट्रांसपेरेंट बीड बनती है, इसको भी गर्म करेंगे तो ट्रांसपेरेंट बीड बनेगी। फिर इसमें अगर कोई स्पेशली मेटल डालेंगे तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल का कलर होता है, तो वो कलर्ड बीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को समझना ये था कि इसमें कह रहा है माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बीड टेस्ट ऑफ साल्ट एक्स यील्ड सेमी ट्रांसलूसेंट मास, देयरफॉर इट ट्रांसलूसेंट मतलब क्या हो गया, सेमी ट्रांसलूसेंट का मतलब कलर्ड नहीं है। तो कलरलेस कौन देता है? तो क्लियर है कि भाई कलरलेस कौन से होते हैं, एल्कली और एल्केलाइन मेटल, उनके साल्ट कलरलेस होते हैं, या तो एल्कली या एल्केलाइन। तो देखो कोबाल्ट तो ट्रांजिशन मेटल हो गया, इसका ब्लू कलर आता है, कॉपर का ब्लू कलर आता है, मैग्नीज का पिंक कलर आता है, तो सिर्फ सेकंड ही तो आ गया कैल्शियम। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ घुमा दिया उसने।
नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास एक आया है, देखो, विच कंपाउंड इज फॉर्म, which compound is formed when iron react with carbon? नंबर 1 FeC2, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर 2 Fe3C, नंबर 3 FeC3, नंबर 4 Fe2C। मेटलर्जी पढ़ी हो, याद हो तो, मेटलर्जी के अंदर एक सीमेंटाइट आता है, सीमेंटाइट और सीमेंटाइट और वो ये होता है बेटा, Fe3C को ही बोलते हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये, सीमेंटाइट और। तो ये कोई फिक्स कंपाउंड नहीं होता है, जैसे आयरन का, मान लो आपका आयरन का क्रिस्टल बना हुआ है आयरन का, तो कोई इसका HCP या कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो बीच में क्या होंगे उसके, जैसे आप स्टील वगैरह बनाते हो ना, आयरन से स्टील वगैरह बनता है, तो बीच में इंटरस्टिशियल स्पीसीज होते हैं, तो इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन। तो अगर कार्बन फंस जाए आकर के तो Fe3C वाला फार्मूला बनेगा। इसका नाम भी याद रखना, सीमेंटाइट बोलते हैं इसको, Fe3C, सीमेंटाइट। नेक्स्ट है मेरे पास, ये प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो मैं इसको घुमा फिरा, इतना बड़ा लिखने की वजह सीधा पूछता हूँ। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा, CO का बॉन्ड ऑर्डर? 3 आता है। 3.5 नहीं बेटा, 3 होता है। 14 इलेक्ट्रॉन है, जहां भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 3 आएगा, नाइट्रोजन जैसा। CO पॉजिटिव का कितना? CO 3.5। हाँ ये 3.5 3.5 आता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? व्हाट डू यू आस्क, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर है बेटा 3 और CO पॉजिटिव का है 3.5। रीजन पूछा जाए, ये बॉन्ड ऑर्डर यहां से इधर इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या रीजन होगा? एक्चुअली इसका रीजन जो बेटा ये होता है, मैं आपको बता देता हूं। आप जब आप CO बनाते हो, CO, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि जब आप MOT थ्योरी, इसका क्योंकि सिलेबस में नहीं है, MOT थ्योरी में इधर भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आंसर ये देना आप, इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज होने का मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकलता है, मतलब ये बाकी जो हम करते हैं उससे बिल्कुल अलग है CO। इसीलिए आप कहते हो कि CO से जब CO पॉजिटिव बनता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, तो CO से जब CO पॉजिटिव बनेगा तो आप क्या बोलोगे? CO से जब CO पॉजिटिव बनेगा, जैसे बॉन्ड लेंथ, इसका रीजन भी यही है कि आप CO करोगे ना, CO, और एक CO पॉजिटिव लोगे, तो आप देखोगे कि आंसर जो आएगा आपका, इसका बॉन्ड लेंथ 1.128 एंगस्ट्रोम आएगा, 1.128 एंगस्ट्रोम, और इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ 1.1, ये 20 है, 1.20, ये हो जाएगा 1.115, ये 1.12 है, ये 0.11 है, 0.11, ये 0.12। तो ये रीजन है इसका कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है कम होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होने का मतलब है, रिपल्सन कम मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है बॉन्ड लेंथ कम हो जाना। बॉन्ड लेंथ 1.12 से 1.11 हो गई, बॉन्ड लेंथ कम होने के रीजन से हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने का ये रीजन ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता रहता है, तो इसका रीजन भी ध्यान रखना है कि ठीक है 3 से 3.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने का रीजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होना है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बढ़ जाना। क्लियर? ये माइक्रोकोस्मिक साल्ट वाला कर लेना बेटा, क्योंकि एनटीए बार बार ये क्वेश्चन दे रहा है, फिर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया है। माइक्रोकोस्मिक साल्ट रिएक्ट्स विद, आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? रिस्पॉन्स नहीं आया आप लोगों को बीच में भी? डू यू हाँ हेयर जी। मी? Yes, sir. Microcosmic salt react with colored ion to form characteristic bead which is due to formation of, कहता है माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को जब आप हीट करते हो तो वो कलर्ड, कह रहे हो आप कलर्ड बीड, अभी हमने किया था क्वेश्चन कि कलर्ड बीड आती हैं, तो कलर्ड अगर बीड आती हैं तो कलर्ड बीड आने का उसमें रीजन क्या है, मतलब क्या चीज बनती है? तो ऑप्शन आएंगे आपके बोरेट्स, नंबर 2 मेटाफॉस्फेट, नंबर 3 मेटाबोरेट्स, नंबर 4 फॉस्फेट। देखो बोरेट्स और मेटाबोरेट्स तो हटा दो, ये तो बोरेक्स बीट टेस्ट में आते हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट में मेटाबोरेट बनता है, और माइक्रोकोस्मिक साल्ट में याद रखना फॉस्फेट बनते हैं, मेटाफॉस्फेट। इधर मेटाबोरेट बनते हैं, इधर मेटाफॉस्फेट बनते हैं, PO3 वाले। ये देखो when copper nitrate is strongly heated, the compound obtained is, तो जब आप लोगों के मैंने कुछ क्लासेस ली थी स्टार्टिंग में, तो इसमें मैंने उन उन चीज़ों को ज़्यादा टच किया था जहां पर मुझे लगता था कि भाई ये बच्चों का थोड़ा वीक होता है। जैसे एक मैंने क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन दे रखे हैं आप, थर्मल स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, तो वो लेक्चर एक बार ना ऑनलाइन जाके जरूर एक बार पढ़ लेना आप, जिन्होंने क्लासेस नहीं ले रखी हो या जिन्होंने नोट नहीं कर रखा है, वो वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के उसको तैयार कर लेना। तो ये जो कॉपर नाइट्रेट होता है, कॉपर नाइट्रेट, तो ये जो कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट ऑक्साइड तक जाते हैं, लेकिन जो सिल्वर और जो मरकरी या जो गोल्ड हैं, जो बहुत ही नोबल हैं, वो आगे मेटल तक पहुंच जाते हैं, उनके अगर साल्ट लोगे तो मेटल तक पहुंच जाएंगे। ये बाकी सारे जो होते हैं अपने ऑक्साइड तक ही रुकते हैं। तो ये जो रुकेगा कॉपर अपने ऑक्साइड तक रुकेगा, लेकिन सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, ये अगर होते हैं तो ये आपके मेटल तक रुक जाते हैं, ऑक्सीजन भी बाहर हो जाती है। और एल्कली मेटल जो है, ये पूरा पूरा डिटेल दे रखा है, पूरा मैंने 1.5 2 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर है उसमें, ध्यान देना। जैसे सोडियम के नाइट्रेट जो होते हैं ये नाइट्राइट तक ही रुकते हैं, सोडियम जो पोटेशियम रुबिडियम है ये NO2 तक ही रुकते हैं, काफी स्टेबल होते हैं ये। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ से होगा वो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तो वो लेक्चर आप वहां से एक बार देख सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे उसमें।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास। सर उस कॉस्मिक बीट वाले का आंसर क्या था? कॉस्मिक वाले मेटाफॉस्फेट, कॉस्मिक वाले का मेटाफॉस्फेट लेंगे। बोरेक्स होता तो मेटाबोरेट लेते हो, और कॉस्मिक वाले का मेटाफॉस्फेट। देखो ये मेरे पास दो प्रॉब्लम और दे रहा हूं एंड ऑफ टॉपिक में। एक ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोलिक्यूल हैव identical bond dissociation energy। देखो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोलिक्यूल है आइडेंटिकल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? F2 एंड H2, N2 एंड CO। पता नहीं क्या इसका आंसर, तो मुझे भी पता नहीं लगेगा जब तक वैल्यू पता नहीं। F2 और I2, और फोर्थ SF एंड HF एंड O2। डेटा देखने पड़ेंगे बेटा। जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम होने से कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्ड एनर्जी सेम हो जाए। बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम होने से बॉन्ड, क्योंकि एटम अलग अलग होते हैं, ये नॉन पोलर है ये पोलर है, तो ये तो नहीं हो सकता। F2I2 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की आती है। बॉन्ड एनर्जी ऐसे आती है। ये चला गया। अब बात आ गई HF और O2 और F2 और H2। अब डेटा मुझे जहां तक ध्यान है, हाइड्रोजन का होता है 436 किलो जूल, और फ्लोरीन का भी अप्रोक्सीमेट इतना होता है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 400 कुछ होता है। HF और O2 का वैल्यू ध्यान नहीं है, तो आंसर इन दोनों में से एक होगा। जहां तक हो आप एनसीईआरटी में चेक कर लेना, मुझे लगता है कि ये आंसर आना चाहिए, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी एनर्जी बिल्कुल एक तो सेकंड पीरियड के भी हैं और पास पास भी हैं, अदरवाइज हमें चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो आपको, देन यू कैन क्विट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तुक्का मत मारना, या तो आप रिमूविंग प्रोसेस अच्छी तरीके से कर लो, तब देख सकते हो आप। बिल्कुल डेटाबेस है ये क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन लास्ट में दे रहा हूं मैं आपको, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। सर इसका आंसर फर्स्ट होगा मुझे लगता है डेटा के हिसाब से, क्योंकि इसकी 436 किलो जूल है, इसकी भी 400 के आसपास एनर्जी कुछ होती है, तो अप्रोक्सीमेट इनका पास में हो सकता है। ये दोनों तो क्लियर हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकते, इनका तो बहुत फर्क आ गया। अब इसके डेटा नहीं है अपने पास HF और O2 के, तो डेटा से ही कंपेयर हो सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे इसी की लग रही है, क्योंकि इसमें भी ये क्या है, ये पोलर है, HF पोलर है, O2 नॉन पोलर है। बट फिर भी आप आंसर चेक कर लेना, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप वैल्यू देख लेना। जैसे ऑक्सीजन वाले टॉपिक में जाओगे तो ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी होगी, HF वाले में जाओगे, फ्लोरीन वाले में HF, तो कंपेयर कर लेना, या गूगल में डाल के कंपेयर कर लेना क्या आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन F, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन FeS2। FeS2, ऑक्सीजन नंबर इन सल्फर इन FeS2 क्या आएगा बताओ बेटा। ये जो सल्फर है ना, बस ध्यान रख लेना, मैं क्लोज कर रहा हूं इसलिए, जैसे O होता है O2 होता है, तो O2 पर ऑक्साइड होता है, ये भी पर ऑक्साइड है। जब पर ऑक्साइड होता है तो ऑक्सीजन का एक का -1 होता है, तो सल्फर का भी यहाँ पर -1 होगा। तो आयरन का X, एक सल्फर का -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू आपका +2 आ जाएगा। और ये जो बनता है ये FeS2 काम किस में आता है, FeS2 को जब हम H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो H2S बनाने के काम आता है लैब के अंदर।
जो आप 12th में, जब 11th 12th में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करते थे तो H2S गैस बनाते थे, तो उसमें ये FeS2 डालते थे। FeS2 का H2SO4 से रिएक्शन करके H2S गैस बनाने के काम आता है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, और जिसके अंदर किया जाता है उसको किप्स एपरेटस बोलते हैं। किप्स एपरेटस आपने देखा होगा, इस तरह का स्कूलों में एक बॉक्स सा रखा होता था, तो वहां पर क्या होता था, हम जो है H2S डालते रहते थे और यहाँ से H2S जो है बनती रहती थी। इधर FeS होता था, इधर हम H2SO4 डालते रहते थे, तो यहाँ से हमें वो गैस जो है टेस्ट ट्यूब लेके उस गैस में हम निकालते रहते थे, लेते रहते थे। तो FeS2 वो वाला है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। FeS2 H2SO4 से रिएक्ट करके H2S बनाना। क्लियर बेटा? Yes, sir. Okay beta, now I'm leaving. Do you have any doubt? Can ask. सर +2s का आंसर? हाँ, इसका +2 तो निकाल दो ना, +2 ही होगा, क्या होगा। एक आयरन का X है, एक सल्फर का -1 है, 2 का -2 हो गया, ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, इक्वल टू 0 आ गया, तो X इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर से -2 इधर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे ऐसे पूछूं कि H2O2 में H का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, H2O2 में ऐसे ही तो निकालोगे। एक हाइड्रोजन का X है, 2 का 2X, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है, तो 2 का -2 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +1 आ गया। पर ऑक्साइड है ये, O2 पर ऑक्साइड है। क्लियर? ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। देखते हैं अगर क्लास आता है तो।